दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का पहला भाग छूट गया है तो मैंने इस कहानी के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। रात काफ़ी होने के कारण उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं था वहां पर, और जब सुबह हुई तो वहां से एक आदमी कार लेकर जा रहा था। तभी उसकी नज़र अत्थर पे पड़ी और दौड़कर अत्थर की मदद के लिए गया। वो आदमी पेशे से एक डॉक्टर था, इसलिए उसके कार में कुछ दवाइयाँ और पट्टियाँ थी। उसने अत्थर की पट्टी की और उसे कार में बिठाया और वो एम्बुलेंस और पुलिस को फ़ोन किया। तब तक अत्थर को होश आया और वो अपने आप को कार में बैठा पाया। फिर उसे याद आया कि रात में उसका एक्सीडेंट हो गया था और साथ में बानी भी थी, जो अभी उसे अपने साथ नहीं दिख रही थी। ये सोचते अत्थर घबरा गया और व्याकुल होकर कार से उतरा और ज़ोर ज़ोर से बानी बानी चिल्लाने लगा। इसको चिल्लाता देख डॉक्टर भागते हुए अत्थर के पास आए और बोले कि क्या हुआ, आप शांत हो जाइए प्लीज़, क्योंकि इतना चीखना आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अत्थर रोने लगा और डॉक्टर के पैरों में गिरकर बोलने लगा कि सर प्लीज़ मेरी बानी को ढूंढिए, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। डॉक्टर उसको वहाँ से उठाते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाइए, पहले हम आपकी बानी को ज़रूर ढूंढ लेंगे। उसके बाद अत्थर को डॉक्टर बानी को ढूंढने लगते हैं। तब तक वहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस दोनों ही आ गए थे और सब मिलकर बानी को ढूंढ रहे थे। अब सब ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे और सबको लगने लगा था कि बानी भी बाइक के साथ साथ खाई में गिर चुकी है, लेकिन अत्थर बानी को पागलों की तरह ढूंढे जा रहा था। पुलिस ने अत्थर और बानी के परिवार वालों को फ़ोन करके वहाँ बुलाया और अत्थर को संभालने को कहा। बानी के पिता अत्थर के पास आए और बोले, बेटा संभालिए अपने आप को। अत्थर उनका हाथ पकड़कर बोला, पापा मैं बानी को ढूंढ लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूँगा। दोनों परिवार वालों की आंखों में आंसू आ गए थे और अत्थर की ये हालत देखकर सबको अत्थर की चिंता हो रही थी। फिर पुलिस वाले वहाँ आए और परिवार वालों से बोले, बहुत समय हो चुका है, आप लोग अब घर जाइए, अगर कुछ पता चला तो मैं इन्फॉर्म करूँगा और अत्थर को भी साथ लेकर जाइए। सब इधर उधर व्यस्त थे। उसी बीच अत्थर खाई की तरफ चला गया। तब तक कार्तिक की नज़र अत्थर पर गई और वो अत्थर अत्थर चिल्लाते हुए उसके पास दौड़कर जाने लगा। सारे परिवार वाले भी घबरा गए और अत्थर की तरफ दौड़ते हुए गए। वहाँ जाकर कार्तिक उसको अपनी ओर खींचा और बोला कि पागल हो गया है क्या, तेरे ऐसे कूदने से बानी मिल जाएगी। अत्थर, बानी भाई, बानी मिल गई। कार्तिक, क्या? अत्थर, हाँ भाई। फिर अत्थर दौड़ता हुआ पुलिस के पास गया और उन्हें बुलाकर खाई के पास लाया और वहाँ से जाने के बाद उसने खाई में देखने के लिए कहा, जहाँ पर एक एक पहाड़ की शिला निकली हुई थी और बानी उसी के ऊपर गिरी हुई थी। और वहीं पर अत्थर की बाइक भी गिरी थी, जो बहुत बुरे हालत में लग रही थी। इससे लोग अनुमान लगाने लगे कि बानी अभी जिंदा होगी या नहीं, लेकिन अत्थर को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था और वो बार बार खाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब मिलकर के उसको पकड़ कर रखे हुए थे। फिर पुलिस वालों ने बानी को वहाँ से निकालवाया और उसको ऊपर लाए। बानी की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। तभी यहाँ खड़े डॉक्टर बानी को एम्बुलेंस में ले जाकर उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी और बानी को हॉस्पिटल लेकर गए। पीछे से पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचा। सब लोग वहां जाकर डॉक्टर का इंतज़ार करने लगे। तभी डॉक्टर वहां आए और बोले कि अभी कुछ कह नहीं सकता हूं मैं, बानी की सांसें अभी तक चल रही हैं, यही भगवान का आशीर्वाद समझिए आप लोग। और अब कुछ ही समय में बानी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा। ये कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए। अत्थर सागरिका का हाथ पाकर रोने लगा और बोला, माँ ये सब मेरी वजह से हुआ है और बानी को इतना समय तक मैं ढूंढ नहीं पाया। मेरी बानी को कितनी तकलीफ़ हुई होगी ना माँ। सागरिका भी रो रही थी, उसे अत्थर की तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी और ये कहते कहते अत्थर भी बेहोश हो गया, क्योंकि उसने भी अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवाई थी। फिर कार्तिक अत्थर को डॉक्टर के पास ले गया। फिर डॉक्टर ने अत्थर को भर्ती किया और उसकी भी ट्रीटमेंट शुरू करी।
कुछ एक दिन बीत गए। अथर को होश आया और वो पहले से बेहतर लग रहा था। वो वहाँ से बानी के पास जाने लगा। जैसे ही वो बानी के पास जाने के लिए वो बाहर आया, उसने देखा कि परिवार के कुछ सदस्य वहाँ बैठे हैं जो कि बहुत उदास दिख रहे हैं। अथर सागरिका के पास गया और बोला, बानी कैसी है माँ? सागरिका बोलती है कि अब होश आ गया है बानी को। अथर, फिर आप लोग उदास क्यों हैं? ओह अच्छा, कहीं आप लोग मेरी चिंता तो नहीं कर रहे हो? माँ मैं ठीक हूँ। फिर सागरिका उसका सर चूमते हुए कहते हैं, बेटा जाओ पहले बानी से मिलो। और सागरिका को इतना उदास देखकर अथर को कुछ सही नहीं लग रहा था। फिर वो वहाँ से वार्ड में गया जहाँ बानी थी। वो अंदर गया तो उसने देखा कि बानी जूस पी रही है। अथर मुस्कुराते हुए बानी से बोला, वाह मैडम, मेरी जान निकाल कर आप जूस पी रही हैं। बानी ये सुनकर उसकी तरफ देखी और कुछ देर तक देखती रही। फिर अथर उसके पास गया और उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, क्या हुआ, ऐसे देख रही हो जैसे तुमने मुझे पहचाना ही नहीं? बानी जी, हम आपको नहीं पहचाने, आप कौन हो? अथर बानी के मुंह से ये सुनकर चौंक गया और वहाँ से खड़े होकर बिना कुछ बोले बाहर आ गया। सागरिका ने देखा कि बाहर आते अथर की आंखों में आंसू हैं। वो अथर के पास गई और अथर का हाथ पकड़कर बोली कि डॉक्टर ने कहा है कि बानी की याददाश्त चली गई है और कब आएगी इसका कुछ कह नहीं सकती। अथर कहता है, माँ मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं लिखी है शायद। सागरिका, माफ़ करना बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें दूर करने की कोशिश की, ये देखा ही नहीं कि तुम्हारी की गई गलती ही नहीं थी। अथर, नहीं माँ, आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, क्या करूँ? तभी पायल वहाँ आती है और कहती है, और ये भी तो हो सकता है कि अब आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए। और भाई, अच्छी चीज़ों भी सोचो, ये सोचो कि भाभी के साथ फिर से रोमांस कर सकते हो, कॉलेज वाला रोमांस। अथर पायल की बातों पर मुस्कुराता है और कहता है, चलो बानी को अब घर लेकर चलते हैं। फिर अथर बानी के पास जाता है और कहता है, चलो मैडम घर चलें। बानी, घर? अथर, जी घर, हाँ, और मैं तुम्हारा पति हूँ। बानी, पति? अथर, जी, कहीं तुम अपने आप को 16 साल कुंवारी कन्या तो नहीं समझ रही थी? मैं बता दे रहा हूँ, पति हूँ तुम्हारा, मेरी हर बात माननी है तुम्हें, क्या समझी? बानी, जी। अथर, चलो अब। फिर अथर बानी को लेकर आया और घर पे सारा परिवार उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर उपस्थित था। साथ में अम्मा भी वहाँ थी। बानी घर पर किसी को नहीं पहचान रही थी, लेकिन वो अम्मा को मम्मी कहकर बुला रही थी। सब घर वाले ये देखकर हैरान थे। देखते देखते 1 महीना बीत गया। बानी की याददाश्त वापस नहीं आई थी। सब लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि बानी को सब याद आ जाए। और गरिमा अब बानी की बहुत अच्छी मित्र बन गई थी और बानी का बहुत ख्याल रखा करती थी। ये देखकर सब गरिमा पर खुश रहने लगे थे और गरिमा ने अपने व्यवहार के लिए अथर्व से माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन अथर्व और बानी के बीच बहुत कुछ बदल गया था। बानी ऑफिस वापस जाने लगी थी और वो ज़्यादा समय कार्तिक के साथ ही बिताया करती थी। जब भी अथर्व बानी से मिलने जाता था तो वो देखता था कि कार्तिक बानी के ही ऑफिस रूम में बैठा है और ये देखकर अब अथर्व को बुरा लगने लगा था। एक दिन ऑफिस में छुट्टी थी, इसलिए अथर्व उसके पहले वाली रात को अपने कमरे में बानी के लिए सरप्राइज़ प्लान किया ताकि वो दोनों थोड़ा वक्त साथ में बिताएं। और अगली सुबह छुट्टी होगी तो जल्दी उठना भी पड़ेगा। लेकिन बानी काम बोलकर कार्तिक के पास चली गई और बहुत समय तक आई ही नहीं। अथर्व उसका राह देख रहा था। उसे प्यास लगी तो वो पानी लाने किचन में गया और उसने देखा कि किचन में गरिमा कुछ कर रही थी। अथर्व किचन में गया और गरिमा से बोला, इतना लेट तुम किचन में क्या कर रही हो? गरिमा, वो कार्तिक और बानी काम की बात रूम में कर रहे हैं और मुझे वहाँ से जाने को कहा। अथर्व, डैड भी होंगे ना वहाँ? गरिमा, नहीं, बस कार्तिक और बानी है वहाँ पर, डैड सोने चले गए हैं। ये सुनकर अथर्व सोच में पड़ गया और गुस्से से वहाँ से अपने कमरे की ओर गया। कमरे में जो भी सजावट उसने की थी सब तोड़ फोड़ कर दिया। कुछ समय बाद वहाँ बानी आई। उसने कमरे की हालत देखते हुए अथर्व से पूछा, ये कैसे हुआ? अथर्व गुस्से में बोला, तुम्हें क्या मतलब? बानी, आपने ये किया है? अथर्व गुस्से में बानी की तरफ आया और उसका हाथ पकड़कर बोला कि हाँ, ये सब मैंने किया, लेकिन ये सब हुआ है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। बानी, मेरी वजह से? अथर्व, हाँ, क्योंकि ये सब
मैंने तुम्हारे लिए किया था, लेकिन तुम्हारे पास समय ही नहीं है और इतना क्या काम करती हो तुम जो तुम्हें मेरे लिए ज़रा भी समय नहीं है। बानी ये सुनते और कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी रहती है और कहती है कि हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको अपना और इस घर या परिवार को भी अपना मानकर बैठे, लेकिन आप हम पर ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वहीं खिड़की पर खड़ी होकर गरिमा दोनों की बातें सुन रही थी और खुद से बातें कर रही थी। लो, अब ये दोनों तो बिना कुछ किए ही अलग हो जाएंगे। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आग में घी डालते रहना होगा, उसके बाद तो अथर मेरा होगा। ये सोचते ही गरिमा वहाँ से चली जाती है। तभी बानी की बातें सुनकर अथर का गुस्सा शांत हो जाता है और वो बानी को गले से लगा लेता है और बोलता है कि यार, मुझे तुम पे कोई शक नहीं है और ना ही मैं कभी भाई पे शक कर सकता हूँ, बस तुम मुझे भी तो समय दो ना। ये कहने के बाद बानी कहती है कि आगे से हम ध्यान देंगे इस बात का। फिर बानी सोने चली जाती है। अथर अंदर से बहुत उदास हो गया और सोने चला गया। अगले दिन सुबह अथर के जागने से पहले ही बानी तैयार होकर ऑफिस चली गई। जब अथर जागा और उसने अपने पास बानी को नहीं देखा, फिर वो उठकर पूरे घर में बानी को ढूंढने लगा। तभी उसको गरिमा मिली और बोली कि कार्तिक और बानी को एक ज़रूरी मीटिंग में जाना पड़ा, लेकिन वो बोले कि वो जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद गरिमा बोली, यार मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे से बातें शेयर कर सकती। ये सुनकर अथर गरिमा की तरफ देखकर मुस्कुरा उससे पुरानी बातें करने बैठ गया। बातें करते करते बहुत समय हो गया था तो गरिमा ने कहा कि क्यों ना हम तीनों आज कहीं घूमने चले। अथर, तीनों मतलब गरिमा, मतलब मैं, तुम और राहुल वापस पुराने दिनों को ताज़ा करें। अथर ने हामी भरी और बोला कि चलो फिर 1 घंटे में तैयार होकर कार के पास मिलो। गरिमा होके फिर दोनों 1 घंटे बाद घर से निकले और मूवी देखने का प्लान बनाए। दोनों सिनेमा घर पहुंच गए और फिल्म शुरू हो गई, लेकिन राहुल फिल्म देखने नहीं आया और उसने फ़ोन करके अथर को बोला कि भाई मैं ट्रैफिक में फंस गया, मैं नहीं आ पाऊँगा। अथर ने गरिमा को बताया कि राहुल नहीं आ पाएगा, लेकिन गरिमा का तो ये प्लान ही था क्योंकि वो अथर के साथ अकेले ही समय बिताना चाहती थी। शाम हो गई। अथर और गरिमा फिल्म देखकर घर आए। उन्होंने देखा कि बानी और कार्तिक वहाँ आए हुए हैं। अथर बानी को देखकर वहाँ रुका नहीं और ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से अरविंद ने आवाज़ लगाई तो अथर नीचे आया, गोविंद के साथ बैठा। गरिमा भी अथर के साथ अथर के पास जाकर बैठ गई। बानी अथर को देखते ही बोली कि डैड, आज जो मीटिंग थी उसके लिए हमें और कार्तिक सर को बहुत दूर बुलाया था उन लोगों ने, लेकिन मीटिंग की भी नहीं क्योंकि जिस प्रॉपर्टी की डील होने वाली थी वो उनकी थी ही नहीं। अरविंद बेटा, ये तो तुमने अभी बताया ही था, और सुनो, ये सब मजाक कई लोग अपना आनंद के लिए कर देते हैं। फिर बानी चुप हो गई। तभी अथर बोला, चलो अच्छा तो है, इसी बहाने घूमना भी हो गया। बानी अथर की ये बात सुनकर समझ गई कि अथर को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ है। फिर सब लोग फ्रेश होने अपने कमरे में चले गए। तभी कमरे में जाने के बाद बानी ने कहा कि अथर, आप गलत समझ रहे हो, हमारे साथ सच में फ्रैंक हुआ था। अथर फिर बानी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाता है और कहता है कि हाँ बानी, मैं समझ गया कि तुम्हारे पास सिर्फ मेरे लिए वक्त नहीं है, बाकी तुम इतना एक्सप्लेन नहीं करो क्योंकि गलती छिपाने के लिए सबूत की ज़रूरत पड़ती है। सच तो वैसे भी आज नहीं तो कल पता चल ही जाता है बानी, लेकिन तब तक बहुत देर ना हो जाए। अथर फिर वहाँ से फ्रेश होकर नीचे खाना खाने के लिए चला जाता है। सब नीचे एक साथ खाना खाते हैं और फिर थोड़ा समय साथ बिताते हैं और फिर सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह बानी उठती है तो अथर को तैयार देखती है और पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। तभी अथर बताता है कि उसे दिल्ली एक सिंगिंग कंपटीशन में जाना है और ये जीतना उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर और उसे वहाँ से काम मिलना शुरू हो जाता है। बानी ये सुनकर कहती है कि आपने हमें ये बताया क्यों नहीं, क्या हम भी आपके साथ चलें। अथर, बानी, ऑफिस में काम होगा तुम्हें। बानी, नहीं, हमें आज छुट्टी ली है। अथर फिर बानी की ओर देखता और कहता है कि बानी,
तुम मेरी वजह से अपना काम मत छोड़ो और ऑफिस जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना कार्तिक भाई का काम नहीं होगा। बानी क्या? अथर मतलब उनसे अकेले काम नहीं संभलेगा। बानी ठीक है, अगर आप नहीं ले जाना चाहते हो तो मत ले जाओ। एक काम करती हूँ, मैं एयरपोर्ट आपको छोड़ने चलती हूँ। अथर नहीं बानी, रहने दो। गरिमा और राहुल जा रहे हैं मुझे छोड़ने। ये कहकर अथर एयरपोर्ट के लिए गरिमा और राहुल के साथ निकल जाता है। गाड़ी में अथर बहुत उदास बैठा रहता है तो गरिमा अथर का हाथ पकड़कर कहती है कि क्या हुआ? अथर मैं कैसे गाऊंगा यार, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा। गरिमा एक काम करना, गाते वक्त जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसका चेहरा या करके गाना, डर नहीं लगेगा, देखना। अथर गरिमा की बात सुनकर मुस्कुराता है और फिर वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। फिर अथर दोनों से अलविदा लेकर दिल्ली के लिए निकल जाता है। वहां जाकर अथर कंपटीशन में हिस्सा लेता है और आगे भी बढ़ जाता है। और फिर कंपटीशन का आखिरी दिन आ जाता है और अथर जीत जाता है। जीतने के बाद उसे पूछा जाता है कि ये खुशी आप सबसे पहले किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो अथर का जवाब होता है बानी मेरी पत्नी, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है। ये टीवी पे गरिमा देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी क्योंकि बानी कार्तिक के साथ एक मीटिंग के लिए गई थी और वो देख भी नहीं रही अथर को जीतते हुए। फिर अथर जीतने के बाद वहाँ से अपने होटल आता है जहाँ पर वो रुका था। कमरे में जाते ही वो देखता है कि वहाँ बानी उसकी फेवरेट रंग की साड़ी में मुस्कुराते उसके सामने खड़ी है। ये देखकर अथर खुश हो जाता है और बानी को आकर जोर से गले लगा लेता है और कहता है बानी तुम यहाँ। तभी पीछे से कार्तिक बोलता है कि हाँ मेरे भाई साथ आई है। ये सुनकर अथर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उसके चेहरे से खुशी गायब ही हो जाती है। तभी कार्तिक आकर अथर के गले लगता है और बधाई देता है। अथर शुक्रिया कार्तिक, बानी को यहाँ आना था इसलिए उसे लेकर मैं यहाँ आ गया। अथर उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं घर आकर मिलता ही। कार्तिक मतलब बानी के आने की खुशी नहीं है तुझे? अथर कुछ नहीं कहता और मेडल बानी के हाथों में देकर कहता है कि ये बस तुम्हारे लिए है, ये मत किसी के साथ शेयर करना, जैसे कि तुम अपना प्यार मेरे अलावा भी किसी के साथ शेयर कर रही हो। बानी ये सुनकर शौक हो जाते। तभी कार्तिक अथर को अपनी तरफ करके कहता है क्या बोल रहा है तू, समझ भी है या ऐसे ही बोले जा रहा है? कितना प्यार करती है तुझे, भूल गया क्या? अथर हाँ भाई भूल गया, और वो तब करती थी, लेकिन जब ये इसकी याददाश्त गई है तब ये आपके साथ ही रहती है। ये सुनकर कार्तिक को गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से अथर को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है छोटी बहन, मानता हूँ मैं इसे, और बकवास मत कर तू, मेरे से नहीं तो और पिटेगा, समझा? तो अथर अपना सर नीचे किए खड़ा रहता है। तभी कार्तिक कहता है बानी सब बता दे इसको, वरना ये सब गड़बड़ कर देगा और फिर जिसके लिए कर रहे हैं ये सब वहीं ख़त्म कर देगा ये। बानी फिर अथर के पास आती है और उसको गले से लगाकर कहती है हम आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं और हमारी याददाश्त गई ज़रूर थी, लेकिन घर आने के एक हफ्ते बाद हमें सब याद आ गया था। ये सुनकर अथर बानी को अपने से अलग करके उसकी तरफ देखता है और कहता है कि फिर ये इतना दिन तुमने सबको झूठ बोला है? तभी बानी कहती है कि हाँ, क्योंकि गरिमा का सच बाहर लाने का सिर्फ यही रास्ता दिखा मुझे। अथर गरिमा का सच मतलब? बानी मतलब गरिमा ही वो थी जिसने दादी को वहाँ से धक्का देकर मार दिया, और गरिमा ही थी जिसने अम्मा को मारने की धमकी दी थी, क्योंकि उसको लगता है कि हम दोनों को मिलाने की वजह अम्मा है, और वो मीटिंग के लिए फ्रॉड कॉल भी गरिमा ने ही करवाए थे ताकि हम दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़े। गौरव भी पायल के खिलाफ उसी ने भड़काया था और माँ तुमसे नफरत करती थी, इस बात का भी फ़ायदा उसने बहुत उठाया था। और सबसे बड़ी बात ये कि उस रात हम घूमने निकले थे तब वो हमारी सारी बातें सुन रही थी। अथवा ये सब कैसे पता चला आप दोनों को? कार्तिक क्योंकि मैंने घर की सिक्योरिटी के लिए एक सीसीटीवी कैमरा घर के अंदर की तरफ और एक कैमरा घर के बाहर की तरफ लगवाया था, उसमें ये सारी चीज़ें कैद हैं। अथर्व फिर हम पुलिस को बता क्यों नहीं देते भाई? कार्तिक क्योंकि हमारा एक्सीडेंट बाहर हुआ है और हमें शक है कि वो भी गरिमा ने ही करवाया, और ये हमें उसके मुंह से निकलवाना पड़ेगा, और ये राहुल भी उससे मिला हुआ है।
तो तुम उसे भी दूर रहना। और हाँ भाई, यही सब डिस्कस करते हैं, हम अकेले में समझे। अथर्व ये सब सुनकर दंग रह जाता है और तभी कार्तिक कहता है, बानी तुम दोनों बातें करो, मैं बगल वाले रूम में ही हूँ। बानी ओके भाई। फिर बहुत समय तक बानी और अथर्व के बीच कोई बातें नहीं हुई और वो दोनों बिल्कुल चुप वहाँ खड़े थे। फिर बानी सामने से बोली, हाँ अगर और कोई शिकायत हो तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि हमें इल्ज़ाम पसंद नहीं है। फिर अथर्व बानी के सामने आया, अपना सर नीचे करके खड़ा हो गया और धीमी आवाज़ में सॉरी बोला। बानी क्या बोला आपने? सॉरी सुनाई नहीं दिया हमें, वापस से बोलिए। अथर्व, मैं कह रहा था कि बानी रहने दीजिए, आगे के शब्द बोलते बोलते कल ना हो जाए। अथर्व, यार तुम्हें मुझे बताना नहीं चाहिए था कि सब याद आ गया है तुम्हें। पता है मेरी जान जाती थी तुम्हारे चक्कर में। बानी, अभी आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ साफ निकल रही है, लेकिन सॉरी बोलते समय का खा गा घा पढ़ने लगते हैं क्या? सही बोल रही हूँ ना मैं? अथर्व, हाँ वो। बानी, फिर से आप शुरू हो गए। अथर्व, यार तुम इतना बोलती हो, मुझे बोलने कहाँ देती हो? ज़रा चुप रहोगी तब मैं बोलूँगा ना। बानी, अच्छा चलिए ठीक है, बोलिए, हम सुन रहे हैं। अथर्व, हाँ तो मैं कह रहा था कि बानी की। फिर अथर्व बहुत हिम्मत करके बोला, सॉरी। फिर बानी अथर्व के पास आई और बोली कि देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आपके अलावा और किसी से प्यार नहीं होगा। आपने हमें नहीं, बल्कि हमने आपसे एक दीवानों की तरह प्यार किया है और हम ही आपको धोखा देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर अथर्व बानी का हाथ पकड़कर बोला कि यार, आई एम सॉरी, मैंने तुझ पे शक किया। बानी, कोई बात नहीं, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, क्योंकि हमारा प्लान ही यही था कि गरिमा को लगे कि अब वो आपको हासिल कर सकती है, क्योंकि वो कार्तिक भैया को तलाक देने से मना कर चुकी है ताकि उसे एक सहारा मिल रहे। लेकिन कार्तिक भैया को आज़ादी चाहिए अब उससे, क्योंकि ऑफिस में एक लड़की है जिससे वो प्यार करने लगे हैं और वो लड़की शादी करने को तैयार है। अगर गरिमा को लगेगा कि वो अब आपको हासिल कर सकती है तो वो कार्तिक भैया को तलाक दे देगी। अथर्व, हाँ लेकिन इसमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे एक्सीडेंट में उसका हाथ था या नहीं? बानी, अगर वो तलाक पे साइन कर देती तब हमारा प्लान था कि हम आपको सब बताएंगे और बोलेंगे कि कुछ भी करके उसके अंदर से ये सच्चाई निकलवाए। अथर्व, अच्छा, और मैडम आप ये भूल गई हैं कि मैं उससे प्यार करता था और शायद मैं वापस उसका हो जाता। बानी, हाँ हो सकता था, लेकिन हम दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते। हम आपके बिना अब नहीं रह सकते। अगर आप उनसे प्यार करने लगते तो भी हम आपका इंतज़ार करते, लेकिन आपकी जगह हम किसी और को नहीं देते। लेकिन अब आप सिर्फ हमसे प्यार करेंगे और सिर्फ हमारे ही रहेंगे और प्लान के साथ चलेंगे, लेकिन उनसे प्यार मत कीजिएगा, हम बता रहे हैं। और ये कहते वक्त बानी की आंखों में आंसू आ गए। फिर अथर्व बानी को देखकर मुस्कुराने लगा और उसे गले से लगा लिया और बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ये साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनते ही बानी अथर्व से दूर हो गई और आईने के सामने खड़ी होकर गुस्से में बोली, पागल तो नहीं है, पूरे 2 घंटे तैयार हुए हैं हम, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और आप हमें भूत कह रहे हैं। फिर अथर्व मुस्कुराते बानी के पास आया, उसे पीछे से गले लगाते हुए बोला, बहुत अच्छी लग रही हो मेरी जान। बानी, अच्छा, पर ये भूत वाली चीज़ के लिए हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। अथर्व, ओके नहीं करना तो मुझे माफ़, हमेशा मुझे बंदी बना कर रखना। बानी अथर्व की बातें सुनकर मुस्कुराती और कहती है कि अगर आप पहले से बता देते तो हम आपके साथ ही आ जाते ना। फिर अथर्व उसकी हाथों में मेडल लेकर बानी के गले में पहनाते हुए कहता है कि जो मैंने स्टेज पर बोला था वो तुमने सुना था या नहीं? बानी मुस्कुराते हाँ मैं अपना सिर हिलाती और कहती है कि आपकी खुशी और आपका दुख दोनों ही हमारा है, इस पे हम किसी और की नज़र भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उतने में कार्तिक अंदर आता है और कहता है, लैला मजनू का रोमांस खत्म हो गया तो हम चलें? अथर्व, कहाँ? शाम को हमारी फ़्लाइट है ना? कार्तिक, यार हम दोनों की फ़्लाइट 1 घंटे बाद की है और साथ जाएंगे तो शक हो जाएगा। अथर्व बानी की तरफ देखता है और कहता है,
नहीं भाई, मैं बानी के साथ ही जाऊँगा, मुझे भी अभी ले चलो या फिर आप लोग भी शाम की टिकट करवा लो। कार्तिक, अथर्व इसलिए तुम्हें नहीं बता रहे थे, क्या बच्चों जैसे जिद करते हो तुम। अथर्व, मैं साथ ही जाऊँगा बानी के। बानी तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा, तुम मेरे साथ ही जाओगी बस। बानी, भैया अथर्व की टिकट करवाने की कोशिश कीजिए, अगर टिकट नहीं हो पाएगी तो हम जब तीनों की टिकट होगी तभी जाएंगे। अथर्व, हाँ। कार्तिक, ठीक है, फिर देखता हूँ। फिर वहाँ से कार्तिक चला जाता है। बानी, कैसे बच्चों जैसे जिद करते हैं आप। अथर्व, ऐसा ही हूँ मैं, और तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ हमेशा। बानी, हाँ तो हम भी साथ ही हैं आपके। अथर्व, नहीं ऐसे नहीं यार। उसके बाद वो अथर्व बानी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहता है, बिल्कुल पास। और सुन लो तुम एक बात, मैं जहाँ भी करेक्ट के लिए कॉन्टैक्ट के लिए जाऊंगा या अपने काम से जाऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा, या फिर तुम काम करना, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे से ही हमेशा रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बानी मुस्कुराती और कहती, ठीक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद वो बानी के बालों को अपनी उंगलियों से संवारते हुए कहता है कि पता है, अगर मुझे कोई देखता भी है तो मुझे लगता है कि वो मुझे क्यों देख रही है, मुझ पे तो सिर्फ बानी का हक है। बानी मुस्कुराते उसका चेहरा देखते रहती है और बानी बहुत खुश रहती है उस समय। वो वही वो वही समय था जब बानी पूरी दुनिया को भूलकर अथर्व की बाहों में सुकून की सांसें ले रही थी। उस समय उसके मन में सिर्फ और सिर्फ खुशी थी, ना गरिमा का ख्याल था, ना कार्तिक की टेंशन और ना ही ऑफिस की याद थी। फिर अथर्व उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। बानी, चलिए। फिर दोनों बाहर जाने के लिए दरवाजे तक पहुंचते हैं, तभी सामने से कार्तिक आता है और कहता है कि टिकट हो गई है 1 घंटे बाद की, जा सामान पैक कर जाकर। और बानी, तुम चलो, कुछ बात करनी है। बानी, जी भैया। तभी अथर्व धीमी आवाज़ में बोलता है, कबाब में हड्डी। कार्तिक, कुछ बोला तूने। अथर्व, नहीं भाई, आप जाओ, अपना टाइम भी आएगा। फिर कार्तिक मुस्कुराते वहाँ से चला जाता है और अथर्व अपना बैग पैक करने अंदर चला जाता है। फिर 1 घंटे बाद दोनों फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जाते हैं और प्लेन में बैठते हैं। वहाँ पर बानी के साथ कार्तिक जानबूझकर बैठ जाता है और अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लेता है। तभी वहाँ अथर्व आकर खड़ा होता है और कार्तिक को घूरते और धीमी आवाज़ में कहता है, भाई, मैं सुधरने की कोई लक्षण ही नहीं है, हमेशा मुझे परेशान कहते रहते हैं, जानबूझकर बैठ गए यहाँ पर। फिर गुस्से में वहाँ से अपनी सीट पर बैठ जाता है और उसके बगल में एक लड़की बैठी होती है, उससे बहुत हंस हंस कर बातें करने लगता है और ये देखकर बानी को अच्छा नहीं लगता है और वो कार्तिक से कहती है, भैया आप जाकर उधर बैठ जाओ ना, देखो ना वो क्या कर रहे हैं। कार्तिक, जानबूझकर कर रहे हैं वो ऐसा, ताकि तुम ये जो कर रही हो वो करो। बानी, भैया प्लीज़। उतने में अथर्व वहाँ आ जाता है और कहता है कि बानी, प्लीज़ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इनसे मिलो, इनका नाम संजना और ये सीट बदलने के लिए तैयार है, तो तुम इनसे शुक्रिया बोलो और मेरे साथ चलो। बानी संजना को थैंक यू बोलती है और अथर्व के साथ जाकर बैठ जाती है। हंसते हुए अथर्व कार्तिक को मैसेज करता है कि मेरा भी टाइम आएगा भाई, देखना आप। उसके बाद अथर्व बानी से बातें करने लगता है और कार्तिक संजना की दोस्ती भी हो जाती है, जिसमें संजना बताती है कि उसे नौकरी की ज़रूरत है, इसलिए वो मुंबई काम के सिलसिले में ही जा रहे। तभी कार्तिक उसे अपना कार्ड देता है और ऑफिस मिलने के लिए कहता है और उससे बातें करने लगता है। उधर अथर्व और बानी के एक दूसरे में ही खोए थे। फिर अथर्व को याद आता है कि कार्तिक भी किसी से प्यार करता है। तभी अथर्व बानी से पूछता है कि हमारी भाभी का नाम क्या है। बानी, भैवी। अथर्व, भैवी, भाई की सेक्रेटरी। बानी, जी। अथर्वा, भाई तो छुपे रुस्तम निकले यार, मतलब अपनी भैवी। बानी, भैवी मत बोलिए, भाभी बोलिए उन्हें। अथर्व मुस्कुराता और कहता है कि अब भाई की खैर नहीं देखता तुम, मैं कैसे सारा बदला लेता हूँ उनसे। उसके बाद अथर्व अपना फ़ोन निकालता है, तभी उसे बानी रोकती है और कहती है कि इस्तेमाल करना मना है, आप क्योंकि निकाल रहे हैं। अथर्व, मेरी मैडम चुप रहो ज़रा, धीरे बोलो। उसके बाद वो संजना और कार्तिक का चुपके से एक तस्वीर और लेता है और कहता है, अब देखना भाई आप। बानी मुस्कुराती और कहती है, आप दोनों भी ना बिल्कुल नहीं सुधरोगे। फिर सारे मुंबई पहुंच जाते हैं और फिर उतर कर फ्लाइट से नीचे जाते हैं। वहीं एयरपोर्ट के बाहर आकर अथर्व घर चला जाता है और बानी और कार्तिक ऑफिस चले जाते हैं। घर आते ही घर में अथर्व को
हॉल में ही मिल जाती। वो सारा काम छोड़कर अथर के पास आती और कहती है, तुम अभी आ गए, शाम को आने वाले थे ना, बता देते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। अथर, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बानी कहाँ है? गरिमा, वो तो मीटिंग के लिए गई है कार्तिक के साथ और कल से घर नहीं आई है। अथर अब प्लान का हिस्सा था, इसलिए अब वो प्लान के हिसाब से चलने लगा था और गरिमा के साथ हॉल में उदास होकर बैठ गया और उसके कंधे पर सर रखते हुए बोला, यार अब मैं थक गया हूँ लोगों को समझ कर, क्या मुझे खुशी पाने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए? गरिमा बहुत खुश हो गई और बोली कि हाँ बिल्कुल, खुश होने का हक सबको है और मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। अथर अपना सर ऊपर करते हुए बोला, मतलब गरिमा, मतलब मैं तुम्हारी दोस्त, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अथर, तुमने तो सबसे पहले मेरा साथ छोड़ दिया था। गरिमा, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अथर, मतलब क्या तुम पर अब मैं भरोसा कर सकता हूँ? क्या तुम अब मेरा और सिर्फ मेरा साथ दे सकती हो? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मेरा साथ निभाने के लिए तैयार हो? गरिमा, हाँ अथर, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और हमारे और कार्तिक जी के बीच तो कुछ है भी नहीं। अथर, ये सब कहने की बातें रह गई। गरिमा, क्या भरोसा है तुम्हारा कल को फिर तुम मुझे धोखा दे दो? तुमने किया ही क्या है मेरे लिए मुझे धोखा देने के अलावा? फिर गरिमा रोने लगती है और चिल्लाकर कहती है कि बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए, पल पल जीती थी और पल पल मरती थी। क्या कुछ नहीं किया है तुम्हारे लिए? दादी को धक्का दिया और कार्तिक को तकलीफ़ दिया मैंने, सागरिका माँ को का फ़ायदा उठाया मैंने और अम्मा को धमकी भी दी, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर जाकर मैंने सोचा कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के नहीं होंगे, और मैंने राहुल को बोलकर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया। लेकिन वहाँ पर बानी की सिर्फ याददाश्त गई, वो मरी नहीं। ये सुनकर अथर गरिमा को एक थप्पड़ मारता और कहता है कि अगर बानी नहीं रहती ना गरिमा, तो तुम्हें मैं भी जिंदा नहीं छोड़ता। ये सुनकर गरिमा उसकी तरफ देखती है और उसका शर्ट पकड़कर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं भी ऐसी नहीं थी, तुमने मुझे ऐसे बनने पर मजबूर कर दिया। तभी गरिमा के पिता अंदर आते हैं और अपनी बेटी को देख उनके आंखों में आंसू आ जाता है और वो अथर के पैरों में गिरकर कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, क्योंकि गलती इसकी नहीं है, मेरी है। पता नहीं मेरी परवरिश में कहाँ गलती हो गई और मैं तुम्हें गलत समझता था, लेकिन गलत तो ये निकली। अतः अरे सर प्लीज़ उठिए, क्या कर रहे हैं आप? गरिमा, सच कहा पापा, आपने की, आपकी ही गलती है, लेकिन परवरिश में नहीं। मेरी शादी किसी और से करवा दी आपने, इसलिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तभी सारे घर वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और सबकी आंखों में आंसू होता है। बानी और कार्तिक भी पुलिस को लेकर घर के अंदर आते हैं। तभी दादू गरिमा के पास जाते हैं और कहते हैं कि मतलब मेरी सैलू को तुमने तड़पा कर मार दिया। गरिमा दादू के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि दादू, मैं ऐसी नहीं थी, मुझे खुद से भी घृणा होने लगी है, लेकिन अथर को पाने की चाहत में ऐसी अंधी हो गई थी कि सही गलत मुझे दिखा ही नहीं। फिर गरिमा सबसे माफ़ी मांगी और पुलिस के साथ चली गई। वहाँ से उसके पिताजी भी चले गए। दादू बहुत दुखी थे। उन्हें दुखी देखकर अम्मा बोली, चलिए हम दोनों वृद्धाश्रम अपने दोस्तों से मिलकर आते हैं। दादू और अम्मा आश्रम चले गए और बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरे में चले गए। फिर शाम हुई और सब घर पे आ गए। तभी अथर बोला, ये दुखी वाला माहौल जरा हटाइए और खुशियाँ आने वाली है, उसका स्वागत कीजिए। अरविंद, कौन सी खुशियाँ भाई? अथर, क्या डैड, आप तो कुछ पता नहीं चलता। सागरिका, सही बोल रहा है, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है। अथर, अच्छा आपको बहुत पता है? सागर, हाँ बिल्कुल मुझे पता है, मैं नानी बनने वाली हूँ कुछ ही दिन में, यही ना, देखना जी पायल को लड़का होगा। अरविंद, तुम चुप रहो, लड़की होगी पायल को, बिल्कुल सुंदर तुम्हारी तरह। अथर, हेलो लोविड, आप लोग रुको जरा, भाई की बात करो, उन्हें एक लड़की से प्यार है। सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है। सागरिका पूछती है कि वो लड़की कौन है? अथर, वैभवी। अरविंद, अपनी ऑफिस वाली वैभवी? अथर, हाँ पापा जी। अरविंद, फिर मैं जल्दी से इन दोनों की शादी की बात करता हूँ, 1 महीने बाद। अब सब ठीक हो चुका था। कार्तिक वैभवी की शादी हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब अम्मा अथर के घर में पूरे परिवार के साथ रहने लगी थी और दादू अपने दोस्तों से मिलने वृद्धाश्रम रोज जाया करते थे। अरविंद और सागरिका भी
अब बहुत खुश रहने लगी थी और अथर्व और बानी के बीच अब कोई नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और पायल और गौरव की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई है। तो दोस्तों आपको ये कहानी मेरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ और एक ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।